हेलो बच्चों, 12th क्लास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और है जो आपको 3 नवंबर से दिला सकता है। ये टॉपिक आपको ज़रूर करना है। क्या है डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। देखो भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यानी कि आपको पता होगा कि न्यूटन का एक लॉ था कि जो एप्पल है वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गिरता। यानी कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे कि हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा कि टू चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा पेड़ है, इससे एप्पल नीचे की तरफ गिरा, उसको नीचे की तरफ गिरना यानी कि बीच में कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है यानी कि Q1 और Q2 इसके बीच में चार्ज लगा, यानी कि कितना फोर्स लगा, इस बारे में बताना है। तो देखो हम नंबर फर्स्ट करते हैं। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव कैसे, यानी कि ये जो एप्पल है हमेशा नीचे की तरफ अट्रैक्ट, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो उसको अट्रैक्ट करती है। ये ऊपर कभी नहीं जाता ना, आपको भी पता है। इसीलिए जो हमारी अर्थ है इसको अट्रैक्ट करती है। इसके अंदर जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, वो कूलॉम लॉ में बार बार यूज हुआ है। तो इट इज ए अट्रैक्टिव और ए रिपल्सिव फोर्स। यह अट्रैक्टिव भी है और यह रिपल्सिव भी है। कैसे है, मान लो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, ये एक दूसरे का रिपल्सन करते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे का अट्रैक्शन करते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है क्योंकि मैंने बार बार बताई है। मुझे पता आपको ये एक टॉपिक समझ में, एक जो हमारा ये है ना पॉइंट, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, इसमें हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और इसके अंदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स लगते हैं। सेकंड पॉइंट है द फोर्स एक्ट बिटवीन टू मास। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में जो फोर्स होता है वो एक्ट करता है टू मासेस के बीच में, टू मास के बीच में। टू मास के बीच में मान लो ये एप्पल था, ये हमारा ट्री है और ये एप्पल अर्थ पर गिरा। इनके बीच में टू मास है, मास के बीच में हुआ, यानी कि एप्पल का वजन होता है, वेट होता है, मास होता है, उसी को मास बोलते हैं। यानी कि जो फोर्स लगता है वो हमेशा टू मासेज पर लगेगा जिसका कोई मास हो। और द फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फोर्स लगता है वो चार्ज के बीच में लगता है। मान लो Q1 Q2 टू चार्ज थी, इसके बीच में फोर्स लगता है, यानी कि ये इसको इस तरफ धकेलेगा, ये इसको इस तरफ धकेलेगा, इनके बीच में फोर्स लगता है। और क्या चार्ज के बीच में लगता है ये फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमेशा चार्ज के बीच में लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मास के बीच में लगता है। मास यानी कि किसी भी चीज का वेट। थर्ड है इट ओबेज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमें पता है जो ट्री से एप्पल नीचे गिरा उसमें हमेशा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा है। यू ऑलरेडी नो दिस। एंड इसका थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इट आल्सो ओबेज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ओबे करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा किस नियम का पालन करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स मीन्स स्क्वायर लॉ। मान लो ऐसे था कूलॉम्स लॉ में, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ का
ओबे करता है। और इट आल्सो ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ का ही ओबे करता है। जैसे कि कूलम लॉ में दिया गया था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ का हुआ था। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। कंजर्वेटिव मीन्स कांस्टेंट फोर्स लगता है। इट आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, इसके अंदर भी कंजर्वेटिव फोर्स ही लगता है। ये 5 पॉइंट हैं। अगर आप इन 5 पॉइंट को कर लेते हो ना तो आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। मान लो क्वेश्चन में आ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो आप लिख सकते हो कि इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स ही है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल के बीच में। और द फोर्स एक्ट बिटवीन टू मासेस, जो फोर्स है वो एक्ट करता है दो मास के बीच में। एंड दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, यह न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसका यूज हुआ है। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का आ गया तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन भी इसी में से बना सकते हो। तो आपको ये 500 पॉइंट याद करने हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट करके जो टॉपिक जहाँ से कोई वर्ड समझ ना आए तो प्लीज़ प्लीज़ पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।